हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, ऐसा लगता है मार्केट अब वापस से रिवर्स गियर लगा रहा है और जो लेवल हमने आपके साथ शेयर किया था 24,400 के आसपास के लगभग वहीं पे ऐसा लगता है मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर जाकर अब नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों, मार्केट्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स उसे प्राइस्ड इन नहीं कर रहे हैं और एज अ सिटीज़न, एज अ इन्वेस्टर, हम भी एक तरीके से डिनायल में जी रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में ना तो बात कर रहे हैं और ना ही उसके इम्पैक्ट को समझ रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा और उसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है आने वाले दिनों में, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बड़े सिस्टेमिक रिस्क हैं और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी सरकार ने भी हमसे कहा कि हमें कोविड टाइप सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो ऐसा शायद इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें ग्राउंड की सिचुएशन पता है। लेकिन क्या हमें आपको पता है, क्या हमें आपको पता है कि अगर ये लड़ाई अगले 2 महीने और खिंच जाती है तो हम किस हालात में पहुंच जाएंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। तो बेसिकली इस वक्त जो बड़े रिस्क, जो अभी तो बहुत बड़े रिस्क नहीं है लेकिन अगर ये खींचती है तो बड़े रिस्क बन सकते हैं, वो क्या हैं? तो पहला कि फ्यूल प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो फ्यूल का शॉर्टेज की सिचुएशन है वो कितनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनली। और ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया कि यूरोप के कई एयरलाइंस दे आर कटिंग ऑन फ्लाइट्स क्योंकि वो एटीएफ की राशनिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा खतरा जिसके बारे में लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बात कर रहे हैं वो है फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज, बड़ी शॉर्टेज। और हम जानते हैं कि बिना फर्टिलाइज़र के क्रॉप्स पॉसिबल नहीं हैं। तो इन सब के इम्पैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर मार्केट पर इम्पैक्ट में भी इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम ईरान की सिचुएशन की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर कल की सिचुएशन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी और आज के सिचुएशन में कोई मेजर बदलाव नहीं है, एक्सेप्ट कि वो एक और शिप पे ईरान ने कब्जा किया। लेकिन जो डर है इस लड़ाई का वो अब उभर के आ रहा है। अगर आप न्यूज़ स्कैन करेंगे तो आपको ये खबर भी मिलेगी कि ट्रंप न्यूक कोड्स के बारे में बात कंसिडर कर रहे थे। और अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ के जो आर्मी के चीफ थे उन्होंने कोड्स नहीं दिए। तो जो प्रोटोकॉल होता है कि कई लोगों से मिल के वो डिसीजन लिया जाता है, ऐसी खबरें हैं, मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत है। तो आप सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ सकते हैं। अब ये खबरें जब बाहर निकल कर आ रही हैं तो क्रूड पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और पिछले दिनों जो सीज़ फायर वगैरह की होप थी, क्रूड में डिप आया था, वो वापस अब 100 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स में अगर आप देखें, यूएस मार्केट्स तो ज़्यादा नहीं गिरे, बट वर्ल्ड मार्केट्स में अगर आप देखें वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट पिछले 24 घंटों में आई है। जिन स्टॉक्स में ज़्यादा रैली हुई पिछले दिनों में, खास करके एआई के स्टॉक्स, उसमें भी ज़बरदस्त फॉल आया है। तो मार्केट अब धीरे धीरे जो एक उम्मीद से वो ऊपर जा रहा था, अब लग रहा है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। साथ ही ट्रंप ने ये कहा है कि हम सीज़ फायर को इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो अंदर ही अंदर जंग की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने कह दिया है, ईरान हैज स्टेटेड इट विल नॉट नेगोशिएट अंडर द शैडो ऑफ थ्रेट्स। अभी भी वो डेडलॉक बना हुआ है कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। ओके, सो ईरान की सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है। सिचुएशन जिसे कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति, वैसी सिचुएशन पे जो है हालात बने हुए हैं। अब क्रूड तो बढ़ रहा है, दोबारा 110 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और स्टेट इलेक्शंस भी चल रहे हैं। अभी कुछ इलेक्शंस अभी ख़त्म हो जाएंगे इस महीने।
क्या उसके बाद फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे? और ये पैटर्न नया नहीं है, हमने पहले भी देखा है। तो इसी के बेसिस पर कुछ एनालिस्ट लोग का कहना है, फॉर एग्जांपल कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इनका कहना है, सो कोटक एस्टिमेट्स दैट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस मे नीड टू राइज बाय 25 to 28 रुपीस पर लीटर टू रिफ्लेक्ट अंडरलाइंग कॉस्ट। इतनी बढ़त हो सकती है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक साथ बढ़े, हो सकता है ये स्टेप्स में बढ़े। इसके अलावा जियोजित इन्वेस्टमेंट्स का भी कहना है कि जो ओएमसी कंपनीज हैं उनको ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं। कितने लॉसेस हो रहे हैं थोड़ी देर में बात करेंगे। और 25 से 28 रुपये इनका भी कहना है कि प्राइजेस बढ़ सकते हैं और 120 लीटर तक प्राइजेस जा सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस का कहना है। अब इसकी वजह क्या है, इसको भी समझते हैं। सो ओएमसीज जो हैं उन्होंने 2022 से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए और थैंकफुली क्रूड सप्रेस था, उनको फ़ायदा ही हुआ, ज़्यादा प्राइस पर ही उन्होंने क्रूड बेचा, साथ में रशियन ऑयल भी सस्ता वो ले रहे थे, तो मुनाफा तो कम आया, सरकार ने डिविडेंड भी ले लिया। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस वक्त जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनका मंथली लॉस 2.7 लाख करोड़, करीब करीब $3 बिलियन से ज़्यादा का है। और हमारा क्रूड हम लगातार महंगे रेट पर ख़रीद रहे हैं। तो ये जो लॉसेस अगर आप देखें तो ये मुझे लगता है 10-12 साल के हाईएस्ट लॉसेस उनको हो रहे हैं और इसी का इम्पैक्ट उनके रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। HCL का एबिटा, HPCL, HCL नहीं, HPCL का Q4 का एबिटा 51% तक गिर सकता है, BPCL का 28% तक गिर सकता है। और जो मार्च के लॉसेस हैं, मार्च में जितना इनको लॉस हो रहा है, उन्होंने पिछले 2 महीने यानी कि जनवरी फरवरी के प्रॉफिट्स को पूरे तरीके से नेगेट कर देंगे। सो अब इनके पास कोई और चारा नहीं, अभी ज़्यादा लॉसेस नहीं ले सकते हैं। अभी तक होप थी कि लड़ाई रुक जाएगी, कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, अब वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर ये लड़ाई अगले 1 हफ्ते में कुछ डिसीजन नहीं होता है तो मेरी गट फीलिंग है कि प्राइजेस बढ़ेंगे और ऐसा ही इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया और वहीं पर DLF ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स। और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं BT स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब जो दूसरा बड़ा खतरा है जिसके बारे में हम बात करना नहीं पसंद कर रहे, वो है फर्टिलाइज़र। हम जानते हैं फर्टिलाइज़र के बिना क्रॉप्स आप नहीं उगा सकते हैं। सो इंडिया टिपिकली प्रोड्यूसेस 2.5 मिलियन टन्स ऑफ यूरिया पर मंथ। 2.5 मिलियन टन्स यूरिया हम हर महीने प्रोडक्शन करते हैं, और अब ये आउटपुट गिर के
1.5 हो गया, यानी कि 2.5 मिलियन से 1.5 मिलियन हो गया है मार्च में। क्यों? क्योंकि LNG की शॉर्टेज है और उसके बिना हो नहीं सकता है। अब 40% यूरिया तो हम GCC कंट्रीज गल्फ से खरीदते हैं और 60% LNG जिसको यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं वो भी गल्फ से आता है। तो दोनों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और न सिर्फ ये, चूंकि सप्लाई कम है, गैस की प्रॉब्लम है, तो यूरिया के प्राइस भी बढ़ने लगे हैं और ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। $510 पर टन से बढ़ के $950 पर टन का प्राइस हो गया। 86% हाइक वहाँ पर हुआ है। तो एक तरफ उसका प्राइस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तीसरी चीज़ जो हो रही है गैस वहाँ से नहीं आ रही है। तो अब क्या है कि जून जुलाई में खरीफ सीज़न की सोइंग वगैरह होगी, तो वहाँ हमें चाहिए, तो हमारी जो नीड है वो 19.4 मिलियन टन्स की है, जबकि हमारे पास 5.5 मिलियन की अवेलेबिलिटी है। तो यूरिया का शॉर्टेज होना चाहिए। अब ये जो सीज़न आने वाला है ये तो हम निकाल देंगे मोस्ट लाइकली, लेकिन जो अगला सीज़न आएगा अक्टूबर नवंबर का, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त हमें असली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये लड़ाई दोबारा से शुरू होती है, हॉर्मोज अगले 2 महीने तक बंद रहता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब गैस प्राइसेस भी 20 to 30% बढ़ चुका है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो फर्टिलाइज़र की है ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी जगह भी है। तो ये क्लियरली ये इम्पैक्ट करेगी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारा अगर आप फर्टिलाइज़र बिल देखें $50 बिलियन का है पर साल का, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा एस्पेक्ट की बात करते हैं कि हमारा फ्यूल रिजर्व कितने दिनों का है। अगर ये लड़ाई अब और बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? अभी भी हमें रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन फिर से मिल गई, 1 महीना और एक्सटेंड हो गया है, तो थोड़ा हम बच जाएंगे। लेकिन ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जो हमारी स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वो अभी 2/3 हमारे पास फुल है, पूरा 100% फुल नहीं है। 13 दिन का रिजर्व होना चाहिए, बल्कि जबकि सिंस 2/3 फुल है तो हम 9 से 10 दिन का हमारा रिजर्व है। और जो कॉमर्शियल इन्वेंट्री है उसमें 65 डेज़ का रिज़र्व रहता है। लेकिन ये रिज़र्व, ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चर्ड या रिफाइंड क्रूड रेडी टू यूज़ स्टेट में वहाँ पड़ा रहता है, अलग अलग स्टेट में रहता है। कहीं रिफाइनिंग अंडर प्रोसेस है, कहीं जो क्रूड ऑयल आया हुआ है उसे रिफाइन करना है, तो ये सब मिल के है। तो अगर हम इन सबको एक साथ मिल लें और ये मान के चलें कि हम कमर्शियल को भी रिटेल में यूज़ कर लेंगे, रिटेल को कमर्शियल में यूज़ कर लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 दिन का रिज़र्व हमारे पास है। तो अगर ये सप्लाई इसी तरीके से अटकी रही और ड्यू टू एनी रीजंस रशिया ने मना कर दिया या कुछ और हो गया, सो हम डीप ट्रबल में आ जाएंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। 2 से 3 महीना अगर ये लड़ाई खिंच जाएगी, सो हम जो है बुरे सिचुएशन में पड़ जाएंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो पहली चीज़ तो है कि फ्यूल की राशनिंग शुरू हो जाएगी। क्या इसीलिए सरकार ने कहा कि हमें कोविड टाइप हालत के लिए तैयार रहने चाहिए? क्या लॉकडाउन की बातें बीच में जो हुई क्या इसीलिए हुई? तो ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब फ्यूल नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कट्स। सोशल मीडिया पे मैंने कई वीडियोस देखे कि सूरत वगैरह में गैस की शॉर्टेज है और लोग छोड़ के जा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता, मैं ऑथेंटिक सोर्स से मैंने वेरीफाई नहीं किया। आप में से कोई अगर वहाँ से हैं तो कंफर्म करिए। तो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट ऑलरेडी विजिबल हो रहा है, आगे और बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट पड़ेगा और चारों तरफ से देख रहे हैं क्या सिचुएशन बन रही है। तो मिलिट्री सप्लाई को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जो कि करना भी चाहिए, तो वो सिविलियन सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। अब ग्लोबल लेवल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब क्रूड की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा?
तो जो बायोफ्यूल्स हैं जैसे मेज, शुगर और ऑयल सीड्स, ऑलरेडी हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि 100% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। जब 100% इथेनॉल अब ब्लेंड करेंगे, किस में ब्लेंड करेंगे? ऐसी खबरें आ रही हैं। तो खाने पीने का सामान को यूज़ करके फ्यूल बनाया जाएगा, तो ये अलग जो है फूड की शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है। तो ये भी इम्पैक्ट है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जो ये जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं दोस्तों एक और चीज़ कि फ्यूल सब्सिडाइज्ड होता है। जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी सब्सिडाइज होता है, फ्यूल भी सब्सिडाइज्ड होता है, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर है। तो जो हम $50 बिलियन की फर्टिलाइज़र सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं वो भी बढ़ेगी, तो फिर हमारे सरकारी खर्चे बढ़ेंगे, दैट विल क्रिएट इन्फ्लेशन। ऊपर से रुपया कमज़ोर हो रहा है, वो उसका इम्पैक्ट है। साथ में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा, क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि चारों तरफ से इकॉनमी पर इम्पैक्ट है। तो अभी तक हम ग्राउंड पर थोड़ा बहुत हमें असर हम महसूस कर रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे थे कि बाकी सारी लड़ाइयाँ जो दुनिया भर में चली उसका हम पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसका भी शायद नहीं पड़ेगा, ये भी निकल जाएगा। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। पिछली लड़ाइयों में हमारी क्रूड की सप्लाई इम्पैक्टेड नहीं थी, इस बार हो गई है, और 88% क्रूड हम वहाँ से लेते हैं। तो इस सब का इम्पैक्ट से कोई बच नहीं सकता। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आरबीआई रेट्स बढ़ाएगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी, जो कि 30% से ज़्यादा का वेट निफ्टी में रहता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो बैंक का बिजनेस कम होगा, रोज़गार का संकट आएगा। तो हर तरफ से इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं ये अभी तक कंट्रोल में है, अभी तक हमें पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अगर ये लड़ाई खिंच गई, जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, तो क्या होगा। और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी मार्केट में इस वक्त रैली हमें दिख रही है, इसमें आपको बहुत सोच समझकर पैसे लगाने हैं, रिजर्व बना के रखना है। बुरे टाइम, जो वर्स्ट के सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। हम ऐसे सिचुएशन नहीं चाहते हैं कि आप सारा का सारा पैसा मार्केट पे झोंक दो, क्योंकि मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, और इसके बाद वो जो सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जो वर्स्ट केस सिचुएशन की, वो हमें देखने को मिल जाए। एक तरफ मार्केट भी गिर जाए, दूसरी तरफ हम अपने रिजर्व्स को भी मार्केट में फंसा चुके हैं। हमें ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना है, और ये आपके पास आखिरी मौका है थोड़ा बहुत पैसा अपने पास लाने का, जो बुरे स्टॉक्स हैं उन्हें निकालने का, और अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करने का, अगर आपके पास बफर हो। तो जो एडवाइस हम बार बार हर वीडियो में देते हैं वही अभी भी दे रहे हैं। ये रैली शुरू से ही हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है अपने पोर्टफोलियो को क्लीन अप करने के लिए, और ये पूरी तरीके से स्पेकुलेटिव रैली है और सिर्फ उम्मीद पर चल रही है। और काफ़ी हद तक ऐसे भी साइंस थे, न्यूज़ थी और डेटा बता रहा था कि ये मैनेज्ड रैली है ग्लोबली, और हम जानते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं। तो ऐसे में ये जो भी रैली अभी आई है, हो सकता है खबरों की वजह से थोड़ा और ऊपर नीचे हो, लेकिन इसका इस्तेमाल हमको वैसे ही करना है। अगर दोबारा से भी बाउंस मिल जाता है तो भी हमें वही करना है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। अब दोस्तों मार्केट के शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं कि यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि 24,400 के ऊपर मार्केट जाकर अगर रिवर्स करता है तो मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिलेगी, और लगभग वैसा ही पैटर्न बनता हुआ दिखा। बीच में एक दो फेक मूव्स आए थे एक्सपायरी के दिन, मार्केट को थोड़ा मैनेज किया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है डाउन ट्रेंड है स्टार्टेड, एक स्विंग हाई बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो ऐसे में शॉर्ट पोजीशंस, डेटा यही बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस को कैरी की जा सकती है। आज का भी हम डेटा देखें तो वहाँ पे कोई भी बड़ा हमें पॉजिटिव साइन नहीं दिखा है। पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप हुआ है, और फ्यूचर्स में अगर आप देखें नेक्स्ट मंथ में
ह्यूज पोजीशंस ऐड हुई हैं। तो करेंट मंथ का OI कट हुआ है और रोल ओवर होकर नेक्स्ट मंथ पे ले जाया गया है, और करेंट मंथ का प्रीमियम डिस्काउंट में आ गया है, नेगेटिव में आ गया है, और नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम भी 86-87 के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है शॉर्ट पोजीशंस को रोल ओवर किया गया है। तो ऐसे में करना क्या है, अगर आप शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं सो अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट्स को होल्ड करिए, और नियर टर्म में 24,400 जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो अपने शॉर्ट्स को हमें क्लोज कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अभी भी ये पोजीशंस कैरी होंगी। आज का डेटा और भी जो FII वगैरह का डेटा आएगा उसके बाद हम और भी उसको स्टडी करेंगे और फिर आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ से मार्केट्स कहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।